सभ्य सामाजिक गण, आज हम वसंत ऋतु, जिसे ऋतुराज कहते हैं, उसके विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से अलग अलग विषयों पर विचार करेंगे। तो आज पहला जो व्याख्यान है उसमें हम ज्योतिष की दृष्टि से, यानी सूर्य सिद्धांत का पक्ष क्या है, क्योंकि ऋतुएं जो हैं वो सूर्य के अनुसार बनती हैं। वर्ष तो सूर्य के अनुसार भी है, चंद्रमा के अनुसार भी है और नक्षत्रों के अनुसार भी है। लेकिन जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं सूर्य की जो गति है उसके अनुसार बनती हैं। ऋतुओं का आधार सूर्य ही है। तो सूर्य सिद्धांत की दृष्टि से हम वसंत ऋतु पर विचार करेंगे। वसंत ऋतु क्या है? जो उत्तरायण है, जैसे आयुर्वेद में आदान काल कहते हैं, पहले व्याख्यानों में भी चर्चा की हमने, उसका मध्य भाग है। यानी पूरे वर्ष का, संवत्सर का विभाजन दो अयनों में किया। उत्तर अयन, सूर्य का उत्तर की तरफ गमन, दक्षिण अयन, दक्षिण की तरफ गमन। लोक व्यवहार में सूर्य उत्तर नहीं जाता, दक्षिण नहीं जाता, पृथ्वी झुकी हुई है, वो घूमते घूमते, हम क्या सोचते हैं, सूरज छोटा दिखता है तो अब सूरज वहां चला गया, अब सूरज यहां आ गया, अब सूर्य उदय हो गया, अब सूर्य अस्त हो गया। लोक व्यवहार में मोटी दृष्टि से सूर्य हमें जैसा नजर आता है, हम वैसा आचरण करते हैं और व्यवहार में लाते हैं। तो जो आदान काल है, ये आयुर्वेद का नाम है। उत्तरायण ज्योतिष का नाम है और देवयान आध्यात्मिक नाम है। एक ही अवधि, जो 6 महीने की अवधि है, उत्तर की तरफ अयन, यानी 22 तारीख को 9 बजे के करीब इस दिसंबर में सूर्य ने उत्तर की तरफ अयन गमन आरंभ किया था। तो वो ज्योतिष सूर्य के आधार पर, सूर्य उस बिंदु पर पहुंचा, जाते जाते नीचे की तरफ किसी बिंदु पर, उस बिंदु का नाम है मकर राशि। राशि मानी समूह। कुछ लोग कहते हैं जी मकर संक्रांति जो है, मकर राशि तो 14 जनवरी को आती, इस बार 15 को आई। वो निरयन पक्ष है, निरअयन, जिसमें जो बिंदु है जहां वो पहुंचता है सूर्य, उसका अयन गमन नहीं मानते लोग, स्थिर मानते हैं बिंदु को। ये है सायन पक्ष, स अयन, अयन से युक्त, गमन से युक्त, और यही यथार्थ है, यही यथार्थ है। जो वो 14 जनवरी को मानते हैं वो तो आज से 1450-1500 साल पहले था, उस बिंदु पर होता था। प्रति वर्ष यानी 2.5 वर्ष में 1 घंटा का अंतर पड़ जाता है लगभग। तो 1 साल में कितने का पड़ा? लगभग 24 मिनट का। यानी सूर्य गत वर्ष जिस बिंदु पर पहुंचा था, ठीक है कि नहीं, उससे इस वर्ष 24 मिनट पहले पहुंच जाता, और ये अंतर आता आता यूं आ रहा है। ये यथार्थ है। और वो निरयन पद्धति वाले जो हैं वो यथार्थ को न मानकर रूढ़िवादी है। तो जो मैंने ये शब्द बोला कि सूर्य मकर राशि में 22 तारीख को 9 बज के कुछ मिनट पे प्रवेश किया था, वो सूर्य का दक्षिण की तरफ गमन का चरम बिंदु था, मकर राशि में आ गया। तो मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? इसलिए कि उस दिन से सूर्य मकर राशि में उस बिंदु पर, अंतिम बिंदु में संक्रमित हो गया। अब वो क्या होगा, नीचे जाने की अपेक्षा अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। अब देखो सूरज कितना ऊपर आ चुका, तब से आ चुका कि नहीं आ चुका। तो अब 2 महीने होने को हो रहे हैं, 22 को 2 महीने हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो इतना ऊपर आ गया, तो इसको उत्तर अयन कहते हैं, ठीक है। और उसका जो मध्य भाग है उत्तरायण का, उत्तरायण की
3 ऋतुएं, दक्षिणायन की 3 ऋतुएं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो उत्तरायण जो था वो ज्योतिष का भाग बता, नाम आदान काल, आयुर्वेद वाले उसको आदान काल कहते हैं। तो क्या कहा, अब आदान की दृष्टि से नाम बता दूं, आददाति क्षपयति पृथिव्या सौम्य अंशम। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि उत्तरायण को आदान काल कहते हैं हम आयुर्वेद में। क्यों कहते हैं इसका नाम आदान काल क्यों रखा? उत्तरायण से चले अगर उत्तर की तरफ गमन, अयन हुआ, गमन हुआ। आदान क्या? आददाति, क्षपयति क्षीण करता है, आ मानी समन्तात, हर दृष्टि से ग्रहण करता है। सूर्य क्या ग्रहण करता है? पृथिव्या, पृथ्वी के सौम्य अंशम, सौम्य अंश को। सौम्य क्या है? जैसे चंद्रमा सौम्य है, उसमें तरलता है, आह्लादकता है, शीतलता है। तो पृथ्वी का जो सौम्य अंश था उसको ग्रहण करता है। अब ये जो सौम्य अंश है, आदान काल है, ये उत्तरी गोल के लोगों के लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए नहीं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध से सूर्य काफी नीचे चला गया था किरणें, और 66.5 के बाद तो सूर्य पड़ता ही नहीं था। तो अब ऊपर आएगा तो धीरे धीरे यहाँ क्या हो गया था? शीतलता हो गई थी, जलीय अंश प्रधानता हो गई थी, सौम्य अंश की प्रधानता हो गई थी। चंद्रमा बली था पूरे दक्षिणायन में, अब सूर्य बली हो जाएगा। तो सौम्य अंश का मतलब क्या हुआ? पृथ्व्या का मतलब पृथ्वी का वो भाग जिसके लिए सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ा, यानी उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से, ठीक है कि नहीं, ऊपर का भाग ज्यादा। ये कहने का मेरा आशय। पृथ्व्या का मतलब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी नहीं, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति। तो हम उसी में आते हैं भारतवासी, और उसी दृष्टि से भारत के आचार्यों ने चिंतन किया। तो पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्व्या का मतलब यहाँ ये है सौम्य अंश को। प्राणी नाम बलम च, आप देखो शीतकाल में हम सब में कितनी शक्ति होती है, कितना काम करते हैं, हम थकते नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय जठराग्नि मजबूत हो जाती है और खूब पोषक तत्व खाते हैं और वो पच जाता है तो शरीर का अंग बन जाता है और हम ताकतवर हो जाते हैं। लता, वनस्पतियां, इन सब की भी शक्ति बढ़ जाती है। किसमें? विसर्ग काल में। वो जो विसर्ग काल था, अब आदान काल में क्या हो गया? वो जो शक्ति है, तो पृथ्वी में जितने प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वनस्पति आदि, उन सब का बल क्षीण होगा। उसको ये काल क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसको आदान काल कहते हैं। ठीक हो गया? उत्तरायण को ये कहा। ये तो चरक कहते हैं। वाग्भट्ट क्या कहते हैं? आदत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। बात वही है, शब्दों का अंतर है। प्रतिदिन यानी 22 दिसंबर से, मैं तो अंग्रेजी की दृष्टि से बता रहा हूं ना, ये तो गणनाएं हैं, दिनांक है अंग्रेजी वाले। तो यदि आप ज्योतिष की दृष्टि से कहेंगे तो माघ मास का पहला दिन, माघ मास का पहला दिन, सूर्य जब मकर राशि में आता है, सूर्य जब उत्तरायण होता है, उसी को मकर राशि कहते हैं। उस बिंदु का नाम मकर है। ठीक है? उसका पहला दिन, उससे लेकर के वाग्भट्ट कहते हैं प्रतिदिनम, प्रतिदिन क्या हो रहा है? नृणाम बलम आदत्ते, सूर्य जो है वो, या ये सूर्य का 6 महीने का समय, आदान काल, आदत्ते ग्रहण करता है, बल ग्रहण करता है। अब मान लीजिए आपने तवा गर्म रखा हुआ था, आपने ताप बंद कर दिया उसका, जिस समय बंद किया ताप, उसी समय से वो जो ताप था वो कम होना आरंभ हो गया कि नहीं? लेकिन हमें लगता है तुरंत उतना ही गर्म है जी, हाथ लगा के देखो उतना ही गर्म है जी, हमें वो अनुभूति नहीं होती, लेकिन कम हो रहा है। तो 22 दिसंबर के बाद इतने दिन लग गए, जनवरी लग गई, ये क्षेत्रीय कारण है शीतलता के। लेकिन उसी दिन से, क्योंकि सूर्य की किरणें और सीधी होगी और सीधी होगी, उनकी तीक्ष्णता बढ़ गई, और वो क्या करेंगी? पृथ्वी का जो सौम्य अंश है, प्राणियों का, वनस्पति, लताओं का, सबका जो सौम्य अंश है, जो बल है, उसको ग्रहण करता है। ये कहना चाहते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या कहा?
मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि वसंत ऋतु का सिद्धांत जब समझ में कब आएगा, ऋतु का कारण सूर्य है और सूर्य की गति, उसकी गति, उसका प्रभाव जब समझ में आएगा तो वसंत ऋतु समझ में आएगी आगे, नहीं तो उसके बिना समझ में नहीं आएगी। तो आचार्य कहते हैं चरक आदौ अंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदानयो। विसर्ग काल क्या होता है? 21 जून से 22 दिसंबर तक। विसर्ग मानी छोड़ना, आकाश छोड़ता है। और 22 दिसंबर से 21 जून तक आकाश, द्युलोक, सूर्य क्या करता है? आदान, ग्रहण करता है। तो आदान काल ग्रहण करना, विसर्ग काल छोड़ना। जून में सबसे न्यून हमारी क्षमता होती, क्यों? 22 दिसंबर से सूर्य खींच रहा है सौम्य अंश को, और हम कमजोर हो जाते हैं, वृक्ष, पशु, पक्षी, लताएं सब आदि। और उस समय फिर वो छोड़ेगा, धीरे धीरे मिलेगा, और क्या होगा? दिसंबर में सबसे अधिक बलशाली होंगे हम, समझ गए? यानी पौष मास, आयुर्वेद ज्योतिष की दृष्टि से कहें तो पौष मास में हम सबसे बलशाली होते हैं, और माघ में बलशाली होते हैं। और सबसे कमजोर कब होंगे? सबसे कमजोर क्या होंगे? आषाढ़ में होंगे और श्रावण में होंगे, जून में और जुलाई में, अंग्रेजी दृष्टि से ये कहना चाहते हैं। विसर्ग आदानयो, विसर्ग काल छोड़ना, यानी 20 जून से आरंभ 6 महीने, ये विसर्ग काल है, श्रावण से लेकर के पौष तक। और आदान काल कौन सा हुआ? माघ से लेकर के, ठीक है कि नहीं? और कहां तक? आषाढ़ तक, ये आदान काल है। तो कहते हैं आदान काल और विसर्ग काल, विसर्ग काल और आदान। विसर्ग काल के तो आदि में और आदान काल के अंत में सबसे अधिक दुर्बलता होती। आदान का मतलब क्या हुआ? जो चढ़ रहा है, इसका अंत कौन सा हुआ? जून, ज्येष्ठ। और विसर्ग काल का आरंभ क्या हुआ? श्रावण, और उधर जुलाई। इनमें दुर्बलता होती है, ठीक है? और क्या कहा? मध्य बलम, इस बात में मैं आना चाहता था। मध्यकाल कौन सा हुआ? आदान काल का मध्यकाल कौन सा हुआ? चैत्र और वैशाख। 20 फरवरी से 20 अप्रैल, ये मध्यकाल है वसंत ऋतु का। इसमें और विस्तार से बताऊंगा अभी। और उधर कौन सा हुआ? यहां तो वसंत ऋतु, और उधर शरद ऋतु। वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत। तो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के पहले महीने में सबसे अधिक क्षीणता, और यहां मध्य वसंत ऋतु, और उधर कौन सी? विसर्ग काल में शरद ऋतु, यानी सितंबर अक्टूबर का महीना, यानी 20 अगस्त से 20 अक्टूबर मध्य बल होता है प्राणियों में, दोनों में, ये बताया है यहाँ, ठीक है कि नहीं? और अंते अग्रे च श्रेष्ठम का, आदान काल के, आदान जो काल है उसके तो अग्रे, यानी अब उत्तरायण जब हुआ उसमें अग्रे पहला महीना कौन सा? माघ और फाल्गुन, अर्थात शिशिर ऋतु। इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली होता है मनुष्य, वनस्पति, पशु, पक्षी आदि। और विसर्ग काल के अंत में सबसे अधिक बल होता है, कौन सा होगा? जो मार्गशीर्ष और पोष, और उधर नवंबर और दिसंबर लगा लो, 20 अक्टूबर से 20 दिसंबर, वहां बलशाली। ठीक हो गया? ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? वसंत ऋतु, ऋतुराज। ये उत्तरायण का मध्य भाग है। इसमें हमारी मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वनस्पति आदि की जो शक्ति होगी कैसी होगी? मध्यम होगी। इससे पहले जो हेमंत और शिशिर ऋतु थी उसमें हमारी शक्ति बहुत
अधिक थी। शिशिर ऋतु में, हेमंत तो विसर्ग काल का हो गया, यानी शिशिर ऋतु में आदान काल का आरंभ था, यानी माघ मास और फाल्गुन मास। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि वसंत ऋतु तो बाद में आती है, चैत्र और वैशाख तो बाद में आते हैं, अभी तो क्या चल रहा है, माघ मास चल रहा है। देखो भारतीय विक्रमी संवत के अनुसार, और मैं माघ मास कब का बता रहा हूं, 22 जनवरी को शुरू हो गया, और अभी तो माघ की पूर्णिमा गई है, विक्रमादित्य वाली। तो ये क्या अंतर है, ये क्या चीजें हैं? तो मेरी दृष्टि में, मेरे विचार की दृष्टि से जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ज्योतिष का पक्ष, कि वसंत ऋतु का जो मैंने बताया 20 फरवरी से 20 अप्रैल समय अंग्रेजी दृष्टि से। अब ये जो चैत्र और वैशाख हैं, या फाल्गुन और चैत्र को कुछ लोग मानते हैं, या माघ मास कब आरंभ होना चाहिए, ये ज्योतिष की दृष्टि से वसंत ऋतु कब होनी चाहिए, अगले व्याख्यान में इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अब केवल आपको एक पृष्ठभूमि बताई, भूमिका बताई है कि ये जो भ्रम है लोगों में, इसको मैं अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूंगा।